एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज का जो वीडियो रहेगा यहाँ पर हम लोग 1 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने मार्च कंप्लीट कर लिया हुआ था और जिन लोगों ने कोर्स परचेज किया हुआ है उन लोगों को ऐप पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ऐप अभी अंडर मेंटेनेंस ही चल रहा है। हम लोग टेस्ट सीरीज के लिए पोर्टल पर अपना काम कर रहे हैं, तो इसी वजह से थोड़ा सा ये इशूज़ आ रहा है, लेकिन ये इशू बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। थर्सडे तक होपफुली ये सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी, फिर उसके बाद में चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। ठीक है, तो जिन लोगों ने कोर्स परचेज किया है, अगर आपको वहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही है तो कोई इशूज़ नहीं। आपको पूरा का पूरा कंटेंट जो भी छूटा हुआ है, जहाँ से छूटा वो सारी चीज़ें ऐप पर भी मिलेंगी। और इस बीच में अगर किसी को पीडीएफ वगैरह लेना है तो मुझसे व्हाट्सएप से भी कनेक्ट हो सकता है, मैं वहाँ पर उसको पीडीएफ वगैरह अवेलेबल करा दूंगा। और जिन लोगों ने कोर्स नहीं परचेज किया, कई सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि कोर्स कब से परचेज करना, सर ऐप नहीं चल रहा है, तो आपके लिए भी है कि आप लोग थर्सडे तक वेट कर लीजिए। थर्सडे के बाद में चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी, उसके बाद में फिर कहीं पर कोई इशूज़ नहीं आएगा। ठीक है, तो और कंटेंट जो भी है, जो भी पीडीएफ है, जो भी क्विजेज वगैरह हैं, जो भी वीडियोस हैं, जो भी आरबीआई कहता है सीरीज का, जो आरबीआई का सर्कुलर वाले वीडियो हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी, सब कुछ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बनाकर रखिए। जो भी थोड़ा सा ये इशूज़ चल रहा है और ये भी ज़रूरी है, अगर इसको हम लोग नहीं करेंगे तो हो सकता है कि फिर एग्जाम टाइम पर भी ऐप में कुछ इशूज़ वगैरह आ जाए। और धीरे धीरे चीज़ें हम लोग ग्रो कर रहे हैं, एक एक फीचर्स, एक एक फंक्शन उसमें हम लोग ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस वजह से बीच बीच में थोड़ा बहुत मेंटेनेंस चलता रहेगा। और इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गया, ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन इस क्या है ना कि टेक्निकल चीज़ें अगर एक बार फंस गई तो फिर लंबा खींची जाता है, तो बस इसी वजह से हो गया। बाकी हम लोग एक या 2 ही दिन का मेंटेनेंस लेते हैं और बस ऐसे ही थोड़ा बहुत चलता रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करिए, चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी बहुत जल्दी। और जैसे ही चीज़ें स्मूथ होंगी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोग कोर्स वगैरह परचेज कर सकते हैं और एक्सेस इनको जिन्होंने परचेज किया हुआ उनको एक्सेस वगैरह मिलने लगेगा। ठीक है, तो आज 1 से लेकर 4 अप्रैल तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है और देखो इसमें क्या बोला गया है। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द एमएसएमई परफॉर्मेंस, हाउ मच अमाउंट हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट फॉर ए वर्ल्ड बैंक असिस्टेड स्कीम रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रैम्प। इसका फुल फॉर्म रैम्प का आप लोग याद रखना है, ध्यान रखना। ठीक है ना, रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। ठीक है, एमएसएमईज के प्रदर्शन को सुधार एमएसएमईज के प्रदर्शन में सुधार के लिए हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विश्व बैंक सहायता प्राप्त योजना रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग में टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो ये चीज़ें आप लोग मैनेज करिएगा, ये चीज़ें पीडीएफ में आप लोगों को सही से मिलेंगी। ठीक है, और इसका जो आंसर हो जाएगा 808 मिलियन यूएसडी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 808 मिलियन यूएसडी इसका आंसर हो जाएगा। और अगर इसकी वैल्यू अगर हम लोग बात करें आईएनआर में तो 6062.45। ठीक है, 6062 6062.45 करोड़ रुपीज़, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी आईएनआर में। ठीक है, कैबिनेट अप्रूवल का क्वेश्चन है, तो अच्छा क्वेश्चन है, बैंक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, ये कैबिनेट अप्रूवल का क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। तो थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में और हम लोग जानकारी, इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर जानते हैं। वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक असिस्टेड स्कीम है जिसका नाम है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा सहायता प्राप्त एक स्कीम है जिसका नाम है रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में रैम्प बोलते हैं। ठीक है, और इस योजना के लिए फिनेंशियल ईयर 2023 में स्टार्ट होने की संभावना, ये जो रैम्प है ये भी स्टार्ट नहीं हुई है फिनेंशियल ईयर 2023 में, जो वित्त वर्ष 2023 में है, इसके स्टार्ट होने की, इसके क्रियान्वित होने की संभावना है। और ये योजना लगभग 63 मिलियन, ठीक है, लगभग 63 मिलियन से अधिक एमएसएमईज को डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, फिनेंशियली, टेक्निकली हेल्प करेगी। कोविड के कारण जो भी एमएसएमईज पर बैड इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, बुरा प्रभाव पड़ा हुआ है, उससे रिकवर करने में भी इस योजना की मदद ली जाएगी। और इसी योजना के लिए अभी हाल ही फिलहाल में यूनियन कैबिनेट ने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी हाल ही में 808 मिलियन यूएसडी यानी कि 6062.45 6062.45 करोड़ रुपीज़ का अमाउंट जो है अप्रूव किया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, और ये जो 808 मिलियन यूएसडी मतलब का अमाउंट जो है अप्रूव किया गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा, इसमें से 500 मिलियन यूएसडी इसमें से 500 मिलियन यूएसडी जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी जाएगी। ठीक ना, 500 मिलियन यूएसडी वर्ल्ड बैंक के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन दिया जाएगा। और ठीक है ना, ये 500 मिलियन यूएसडी की लगभग आईएनआर में अगर हम लोग वैल्यू करेंगे तो 3750 करोड़ रुपीज़। ठीक है ना, ये जो 808 मिलियन यूएसडी का लोन है, इसमें से 500 मिलियन यूएसडी यानी कि 3750 करोड़ रुपए जो है वो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन दिया जाएगा। और बाकी का जो बचा हुआ 308 मिलियन यूएसडी है,
बाकी का बचा हुआ जो 308 मिलियन यूएसडी है, यानी कि लगभग कितना हो जाएगा 2312.45 करोड़ रुपए INR में, ये जो है ये भारत सरकार के द्वारा इस योजना में लगाया जाएगा। ठीक, टोटल 808 मिलियन यूएसडी का अमाउंट जो है इस योजना के लिए यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया है। ठीक है, कौन सी योजना की? रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, रैम्प के लिए। और ये जो रैम्प है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा असिस्टेड है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा संचालित है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसमें सहयोग दिया गया है। ठीक ना, वर्ल्ड बैंक के द्वारा सहायता प्राप्त है। और ये जो 800 वर्ल्ड बैंक के द्वारा संचालित नहीं, वर्ल्ड बैंक के द्वारा सहायता प्राप्त है। और ये जो 808 मिलियन यूएसडी का लोन है, इसमें से 500 मिलियन यूएसडी वर्ल्ड बैंक के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन दिया जाएगा, यानी कि लगभग 3750 करोड़ रुपए। और बचा हुआ 308 मिलियन यूएसडी लोन, ये यानी कि 2312.45 करोड़ रुपए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस योजना में लगाया जाएगा। ठीक है ना, तो ये कितना कितना पैसा कहाँ से आएगी, भी सारी चीज़ें आप लोगों को बताई गई। और ये जो रैम्प स्कीम है ये यूके सिन्हा कमेटी, केवी कामत कमेटी और इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द पीएम के रिकमेंडेशन पर इस योजना को लाया गया है। ये जो रैम्प स्कीम है इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ये जो रैम्प स्कीम है किसके रिकमेंडेशन के बाद में इस स्कीम को, इस योजना को लाया जा रहा है। ठीक ना, किसके रिकमेंडेशन के बाद में, तो उस कंडीशन में इसका आंसर हो जाएगा यूके सिन्हा। ठीक ना, यूके सिन्हा, केवी कामत और इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द पीएम के रिकमेंडेशन पर इस योजना को लाया जा रहा है। बेसिकली ये स्कीम जो है एमएसएमईज के लिए है। एमएसएमईज के लिए पॉलिसी प्रोवाइडर, नॉलेज प्रोवाइडर और टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के रूप में काम करेगी। फिनेंशियली तो सपोर्ट करेगी ही करेगी, उसके साथ साथ में ये एमएसएमईज को जो है पॉलिसी प्रोवाइड करेगी, इनको नॉलेज प्रोवाइड करेगी, उनको टेक्नोलॉजी का जो सपोर्ट होता है वो प्रोवाइड करेगी। ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट तो करना ही करना है क्योंकि इतने पैसे इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। नेक्स्ट, द नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड NCGTC हैज़ एक्सटेंडेड द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज MSMEs टिल व्हिच डेट। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड NCGTC ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSMEs के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS को किस तारीख तक बढ़ा दिया है, ये इसमें पूछा गया। बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। ठीक ना, बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 31 मार्च 2023, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी 31 मार्च 2023। ठीक ना, 31 मार्च 2023 इसका आंसर हो जाएगा। और यूनियन बजट के दौरान, अभी फरवरी में यूनियन बजट के दौरान फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा MSMEs के लिए ECLGS स्कीम को बढ़ाने के लिए बोला गया था और अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक के लिए कर दिया गया। पहले यह स्कीम जो है मार्च 2022 तक के लिए थी, पहले यह स्कीम 31 मार्च 2022 तक के लिए थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक के लिए कर दिया गया है। 1 साल के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। इसके साथ साथ इस स्कीम के लिए जो भी सैंक्शनड अमाउंट है उसे 4.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। फिर से सुनो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो डाटा बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान से सुनो। स्कीम को कब से कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? सबसे पहले तो ये जान लो कि ये स्कीम लॉन्च कब की गई थी। ठीक ना, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जानते हैं, ECLGS के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि ये स्कीम जो थी मई 2020 में लॉन्च की गई थी। कोविड का स्टार्टिंग हुआ था, लॉकडाउन वगैरह लगा हुआ था, तो मई 2020 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत में। कितने के पैकेज के साथ में मैं लिख दे रहा हूँ, 2 लाख करोड़ रुपए। ठीक ना, 2 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत में जो है इस स्कीम को 2020 में लॉन्च किया गया था, ECLGS स्कीम को। ठीक ना, उसके बाद में क्या हुआ कि इसकी लिमिट जो थी, जो मतलब इसका ड्यूरेशन थी, वो 31 मार्च 2022 तक के लिए थी, जिसे अब सरकार के द्वारा इसे जो है सरकार के द्वारा अब 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ाकर कर दिया गया। पहले इसकी डेडलाइन थी 31 मार्च 2022 तक के लिए, सरकार के द्वारा 1 साल तक के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक के लिए कर दिया गया है। और इस स्कीम के लिए जो भी सैंक्शन अमाउंट पहले 4.5 लाख करोड़ रुपए हुआ करता था, ठीक ना, इस स्कीम के लिए पहले जो सैंक्शन अमाउंट, फिर से सुनते जाओ आप लोग, 4.5 लाख करोड़ रुपए हुआ करता था, इसे भी अब बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी फ्रेम हो सकता है, ध्यान रखना आप लोग इसको। ठीक ना, ये जो ECLGS स्कीम थी इसके तहत में जो है सैंक्शन अमाउंट जो था वो 4.5 लाख करोड़ रुपीज़ का था, उसे अब बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। ठीक है ना, और अगर हम लोग बात करें 25 मार्च 2022 25 मार्च 2022 तक के लिए जो भी डाटा हमारे पास अवेलेबल में है, 25 मार्च 2022 तक का जो भी डाटा हमारे पास अवेलेबल है,
उस डाटा के अनुसार इस स्कीम के तहत में लगभग 3.19 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया जा चुका है। ठीक ना 25 मार्च 2022 तक इस स्कीम के तहत में 3.19 लाख करोड़ रुपीस का लोन एमएसएमईज को दिया जा चुका है इस स्कीम के तहत में। तो कुल मिलाकर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 31 मार्च 2023। मैक्सिमम पॉसिबल इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को बताई गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड BRBNMPL, ए होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ RBI, has recently set up the Varnika Ink manufacturing facility in which Indian city? बढ़िया क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने हाल ही में किस भारतीय शहर में वार्निका इंक विनिर्माण सुविधा स्थापित की है? यहाँ पर बात हो रही है होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ RBI। तो ये जो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड है, ये RBI की होली ओन्ड सब्सिडरी है। RBI की और कौन कौन सी होली ओन्ड सब्सिडरी है, उन सब के नाम आप लोग कमेंट कर फटाफट बता दो, रिकॉल कर लो। यूट्यूब पर देख रहे हो तो कमेंट कर बता दो, पेड कोर्सेज में अगर आप लोग देख रहे हो वहाँ पर तो आप लोग रिकॉल करते हुए इसी टाइम पर चलो, ठीक है ना, कि RBI की और कौन कौन सी होली ओन्ड सब्सिडरी हैं। ठीक है, तो पहले इसका आंसर जानते हैं, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया क्वेश्चन, जहाँ पर भी RBI की इन्वॉल्वमेंट वगैरह आएगी वो हमारे किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको एक्सटेंड करेंगे, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग भी जानेंगे। तो सबसे पहले इसका आंसर जानते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मैसूरू कर्नाटका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मैसूरू कर्नाटका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड यानी कि BRBNMPL ने अभी हाल ही में वार्निका नाम से, किस नाम से, ये नाम भी आप लोग याद रखना, वार्निका, ये नाम आप लोग याद रखना, ठीक है ना। तो BRBNPL ने अभी हाल ही में वार्निका नाम से मैसूर कर्नाटका में एक इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना की है। इंक मतलब स्याही, स्याही समझते हो ना, लिखने वाली जो इंक होती है, ठीक ना। तो वार्निका नाम से मैसूर कर्नाटका में एक इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना की गई है। ठीक है, और ये जो इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इसकी कैपेसिटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1500 मीट्रिक टन, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, 1500 मीट्रिक टन की इसकी कैपेसिटी है। 1500 मीट्रिक टन इंक प्रोड्यूस करने की इस इंक मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट की कैपेसिटी है, और इसी इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अभी हाल ही में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने देश को समर्पित किया हुआ है। ठीक है, तो RBI गवर्नर जी के द्वारा इस वार्निका इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अभी हाल ही में देश को समर्पित किया गया। और ये जो BRBNMPL है, ये RBI की होली ओन्ड सब्सिडरी है, ये तो आपको क्वेश्चन में ही बता दिया गया, ये आपको पता होगा। RBI की और कौन कौन सी होली ओन्ड सब्सिडरी होती है, ये दूसरी बार मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो आप लोग रिकॉल कर चुके होंगे, यूट्यूब पर देख रहे होगे तो कमेंट कर चुके होंगे, ठीक है ना। 1500 मीट्रिक टन इस इंक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की कैपेसिटी है, ठीक है ना। 1500 मीट्रिक टन एनुअल कैपेसिटी है इसकी, वार्षिक, ठीक ना, साल भर में ये 1500 मीट्रिक टन इंक प्रोड्यूस करेगी ये यूनिट, और इसके माध्यम से बैंक नोट सिक्योरिटीज़ को और ज़्यादा इंप्रूव किया जाएगा। भाई अपने घर में अगर हम लोग स्याही वगैरह बनाएंगे, इंक बनाएंगे, तो उससे कहीं और पर नहीं बनेंगे, तो कोई और हमारे नोट वगैरह को छाप नहीं पाएगा, क्योंकि उसका इंक का क्या कंपोजिशन है सबको पता नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इसके माध्यम से हम लोग जो है बैंक नोट की सिक्योरिटीज़ को और ज़्यादा इंप्रूव करेंगे, रुपए की सिक्योरिटी को और ज़्यादा इंप्रूव की जाएगी, ठीक है ना, इससे। और इससे अपने देश के अंदर ही नोट इंक की मैन्युफैक्चरिंग को स्वदेशी रूप से बनाने का भी बढ़ावा मिलेगा, यानी कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी बढ़ावा मिलेगा। अगर अपने देश में ही हम लोग बैंक नोट के में लगने वाली जो इंक होती है उसको अगर हम लोग बनाएंगे, तो सबसे पहली चीज़ तो हमारे नोट की सिक्योरिटी बढ़ेगी, लोगों को उसके कंपोजिशन के बारे में नहीं पता चल पाएगा, तो कोई हमारी नोट को छाप नहीं पाएगा, डुप्लीकेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ में जो केंद्र सरकार की योजना है, जो केंद्र सरकार का एक मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, उसको भी बढ़ावा मिलेगा इसके साथ साथ में, ठीक ना। और कलर शिफ्ट इंटेग्लियो इंक का प्रोडक्शन होगा इस यूनिट में, ठीक ना। किस, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग जो लोग देख रहे हो, आप लोग वीडियो देख रहे हो, आप लोग उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लो। हालांकि जो लोग पेड कोर्सेज वाले हैं, PDF वाले, वहाँ पर उनको PDF में सारी चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी, ठीक है। कलर शिफ्ट इंटेग्लियो इंक, कलर शिफ्ट इंटेग्लियो इंक, ठीक ना, CSII, इस नाम से ये जो ये बेसिकली एक इंक का स्याही का एक इंक का एक टाइप है, और इसी का प्रोडक्शन होगा इस यूनिट में। इसके साथ साथ में शक्तिकांत दास जी ने मैसूर कर्नाटका में ही भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर LDC, लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर का भी फाउंडेशन स्टोन रखा हुआ है, उसकी भी आधारशिला रखी गई है शक्तिकांत दास जी के द्वारा मैसूर कर्नाटका में ही, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के टोटल 2 प्रिंटिंग प्रेस यूनिट है। ये जो यहाँ पर BRBNPL की बात हो रही है, इसके टोटल 2 प्रिंटिंग प्रेस यूनिट हैं, ठीक है ना। इसके टोटल 2 प्रिंटिंग प्रेस यूनिट हैं, एक तो कर्नाटका, मैसूर कर्नाटका में है,
ठीक ना। एक तो मैसूरू कर्नाटका में है और दूसरा कहाँ पर है, तो दूसरा जो है वो सालबोनी वेस्ट बंगाल में है, ठीक ना। दूसरा जो है ये सालबोनी वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में, ठीक ना। सालबोनी वेस्ट बंगाल में इसकी दोनों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है ना। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड यानी कि BRB NMPL की दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, दो प्रिंटिंग प्रेस यूनिट हैं, एक तो मैसूरू कर्नाटका में, एक सालबोनी वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन से भी रिलेटेड मैक्सिमम पॉसिबल इन्फॉर्मेशन, एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बताई गई और उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। RBI की होली ओन्ड सब्सिडरी कितनी है और उनके सबके नाम मैंने पूछे हुए हैं, तो इसका कमेंट अगर अभी तक आप लोग नहीं किए तो ये करके जाओ और अपनी तैयारी को खुद जज करते हुए रहो। नेक्स्ट देखेंगे, इन ऑर्डर टू लॉन्च ए को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड विच बैंक रिसेंटली पार्टनर्ड विद शॉपर्स स्टॉप। को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए हाल ही में किस बैंक ने शॉपर स्टॉप्स के साथ में साझेदारी की है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर से HDFC बैंक इसका आंसर हो जाएगा। वन लाइनर ही करेंगे, इसको सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि कहीं पर कोई चीज़ें छूट न जाए एग्जाम में, बस। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक ना। बस इतना पढ़ लो कि कहीं पर छूट ना जाए। और दो कैटेगरी में क्रेडिट कार्ड इशू किए जाएंगे। पहला रहेगा शॉपर्स स्टॉप HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, दूसरा रहेगा शॉपर्स स्टॉप ब्लैक HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। दो नाम से रहेगा, शॉपर्स स्टॉप HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, दूसरा रहेगा शॉपर्स स्टॉप ब्लैक HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, ठीक है। HDFC बैंक की यहाँ पर बात हुई तो इसका हेडक्वार्टर वगैरह हम लोग जानेंगे, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर होगा। MD एंड CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो शशिधर जगदीशन, ठीक है ना। शशिधर जगदीशन ये इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। वी अंडरस्टैंड योर वर्ड ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था HDFC बैंक का, ये आप लोग फटाफट कमेंट करके बता दो। ऑप्शन में और भी जो ये बैंकें दी गई हैं इनके बारे में भी ये सारी चीज़ें आप लोग रिकॉल करते हुए चलो। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च व्हाट इज द रिवाइज्ड GDP ग्रोथ ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 23। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत की संशोधित GDP वृद्धि क्या है, 7 से लेकर 7.2% तक। ऑप्शन नंबर बी 7 to 7.2% तक, ऑप्शन नंबर बी। बस वन लाइनर इसको करेंगे। नेक्स्ट, RBI हैज रिसेंटली एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कैसेट स्वैप इन ऑल ATMs टिल व्हिच डेट। RBI ने हाल ही में सभी ATMs में कैसेट स्वैप के कार्यान्वयन की समय सीमा को किस तारीख तक बढ़ा दिया है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है, ठीक है ना। ये हमको बताना है कि जो कैसेट स्वैप का इम्प्लीमेंटेशन है वो RBI के द्वारा किस डेट तक बढ़ा दिया गया, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो इसकी डेट जान लेते हैं, 31 मार्च 2023, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी 31 मार्च 2023 तक के लिए इसकी डेट को बढ़ा दिया गया है, ठीक ना। इसकी डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया। अभी एक दो क्वेश्चन पहले मैंने एक क्वेश्चन और पढ़ाया हुआ था, उसका भी आंसर 31 मार्च 2023 था, तो आप लोग रिकॉल करो और उससे कनेक्ट कर लो, ये दोनों क्वेश्चन को कनेक्ट कर लो, ठीक ना। किसी स्कीम की डेडलाइन बढ़ाई गई थी, कौन सी स्कीम थी आप लोग को अपने दिमाग पर स्ट्रेस डालो और याद करो। अभी एक दो क्वेश्चन पहले ही मैंने पढ़ाया हुआ है, उससे इसकी डेट को मतलब मैच कर लो, तो इससे क्या हो जाएगा कि याद करने में आप लोगों को आसानी रहेगी, ठीक है। 31 मार्च 2023 इसका आंसर होगा, ठीक है ना। कैसेट स्वैप सभी ATMs में कैसेट स्वैप इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो डेडलाइन थी वो RBI के द्वारा 31 मार्च 2023 तक के लिए बढ़ा दी गई है। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, RBI की इन्वॉल्वमेंट जहाँ पर होगी वो किसी भी बैंक एग्जाम के लिए क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और थोड़ा डिटेल में जाकर, थोड़ा इन डेप्थ जाकर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। कैसेट क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लो कैसेट क्या होता है। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। जो पुराने व्यूवर्स हैं, जो काफ़ी टाइम से वीडियोस को देख रहे हैं, चैनल पर बने हुए, उनको पता होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं को पता होगा, और भी लोगों को पता होगा जो सीरियसली पढ़ते हैं, ठीक है। जिनको नहीं पता उनको बताया जा रहा है, क्योंकि कैसेट अगर हम लोग नहीं जानेंगे क्या है तो फिर उसके बाद में हम चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग कैसेट जानते हैं कि क्या होता है। देखो, तो आप लोग जब कभी भी किसी ATM के अंदर पैसा निकालने जाते हो तो उसके अंदर जो नोट रखी जाती है, ATM के अंदर नोट रखी जाती है ना, तो एक बॉक्स में रखी जाती है, ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं कि नोट ले जाकर ऐसे फेंक दी गई है, ऐसे कुछ नॉर्मल से ऐसे रख दिया गया निकाल के, नहीं, उसके लिए एक प्रॉपर अच्छा सा बॉक्स होता है। तो जिस बॉक्स में वो नोट रखी जाती है उसी को हम लोग कैसेट बोलते हैं, ठीक है ना। उसी को हम लोग कैसेट बोलते हैं। और प्रत्येक कैसेट में केवल एक ही प्रकार की नोट भरी होती है, ठीक है ना। मतलब कि अगर किसी कैसेट में 100 की नोट भरी है तो उस पूरे के पूरे कैसेट में पर्टिकुलर 100 की नोट ही रहेगी। ऐसा नहीं कि उसमें 200 की नोट आ जाएगी या फिर 500 की नोट आ जाएगी या 10 की नोट आ जाएगी या 20 की नोट आ जाएगी, नहीं। 100 की नोट अगर उस कैसेट में तो पूरे के पूरे कैसेट में 100 की नोट रहेगी। 200 की नोट है तो पूरे के पूरे कैसेट में 200 की नोट रहेगी। 300 की 500 की 300 की तो होती नहीं, 500 की अगर नोट है तो 500 की उस पूरे के पूरे कैसेट में 500 की नोट रहेगी। 2000 की है तो 2000 की नोट रहेगी। 10 की है तो 10 की रहेगी, ठीक है। तो इस हिसाब से पर्टिकुलर एक कैसेट में केवल एक ही प्रकार की नोट होती है। और RBI ने जुलाई 2021, ये याद रखो, थोड़ा सा इसको याद रखो,
ठीक ना। इसके पीछे का बैकग्राउंड है ये, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलना होगा, क्योंकि कैसेट स्वैप पे फर्स्ट टाइम नहीं आ रहा है। इसके पहले भी हम लोग जुलाई 2021 में इसको पढ़े थे, इसीलिए बोला कि जो लोग उस टाइम पर पढ़े होंगे उनको याद होगा कि कैसेट क्या है, ठीक ना। जो नहीं पढ़े उनको फिर से पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन चीज़ें रिकॉल करते हुए चला करो तो थोड़ा सा अच्छा रहता है, ठीक है। चलो, जुलाई 2021 में आरबीआई ने सभी बैंकों को एटीएम में लॉकेबल कैसेट यूज करने के लिए बोला था, ठीक ना। ये जो कैसेट है इसको लॉकेबल कैसेट यानी कि लॉक किया जाने वाला, ठीक है ना, लॉक किया जाने वाला कैसेट यूज करने के लिए बोला था। फिर से सुनो आप लोग, इस लाइन को याद रखो। जुलाई 2021 की बात हो रही है। जुलाई 2021 में आरबीआई ने सभी बैंकों को ये बोला था कि एटीएम में लॉकेबल कैसेट का यूज किया जाए, जिससे कि एटीएम में पैसा डालने पर एटीएम में पैसा डालने के टाइम पर पूरा का पूरा कैसेट ही चेंज कर दिया जाए। ऐसा ना हो कि कैसेट खोलकर उसमें हम लोग पैसे डाल रहे हैं, पैसे गिनकर डाल रहे हैं, जो अभी होता है। अभी क्या होता है, आप लोग जब एटीएम पर पैसे वैसे निकालने जाओ तो देखो एटीएम बंद कर देते हैं लोग। कई टाइम पर जब करेंसी वाली जो उनकी गाड़ी आती है तो एटीएम आधे घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है ना, तो वो 100 की नोट लाए रहते हैं, फिर उसको देखो 2-3 गनर रहते हैं, वो अंदर बाहर ही खड़े रहते हैं अंदर, फिर जो बैंक के एम्प्लॉयज़ होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो जाकर गिन गिन के पैसों को डालते हैं उसी कैसेट में, ठीक ना। तो लॉकेबल कैसेट अगर लग जाएगी तो इतना नाटक करना ही नहीं है। लॉकेबल कैसेट में क्या होगा कि हम लोग वहाँ पर घर से बैंक से ही जो है लॉकेबल कैसेट हम लोग लेके आएंगे, उसमें पैसा ऑलरेडी बैंक में ही गिन कर डाला रहेगा, ठीक ना। सीधे सीधे वो कैसेट निकालनी है और कैसेट डाल देनी है। जैसे हम लोगों का प्रिंटर होता है, प्रिंटर देखे होंगे आप लोग, प्रिंटर आपके ऑफिस में, बैंक में होता होगा, कहीं जहाँ पर भी आप लोग जॉब करते हैं प्रिंटर जानते होंगे। प्रिंटर में कार्टेज होता है, ठीक ना। तो एक कार्टेज निकाला, दूसरा कार्टेज डाल दिया, 2 मिनट का काम होता है। उसी तरीके से कैसेट है, कैसेट में नोट होती हैं, ठीक ना। तो अगर एटीएम में नोट होगा, नोट डालना है तो सीधे सीधे हम लोग वहाँ पर एक कैसेट निकालेंगे, दूसरा कैसेट डाल देंगे, बस बात खत्म होगी। ऐसा नहीं है कि फिर उसमें कैसेट खोल रहे हैं, कैसेट खोलकर उसमें नोट गिन रहे हैं, डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, ठीक ना। तो लॉकेबल कैसेट रहेगा तो सीधे कैसेट निकालो, कैसेट डाल दो, बात खत्म। ये सेफ भी है, इसमें सेफ भी है ये, ऐसा नहीं, और टाइम कंज्यूमिंग भी है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। लॉकेबल कैसेट को फेज वाइज इंप्लीमेंट करने के लिए आरबीआई ने बोला हुआ था, ठीक ना, जिससे कि फेज वाइज इंप्लीमेंट करने के लिए जुलाई 2021 में आरबीआई ने बोला हुआ था। और ये बोला था कि 1/3, ठीक ना, जिसमें ये बोला गया था कि हर साल लगभग 1/3 एटीएम्स में इसे इंप्लीमेंट करना होगा, ठीक ना। 1/3 एटीएम में हर साल इसको इंप्लीमेंट करना होगा। और पहले इसकी जो डेडलाइन थी 31 मार्च 2022 तक की थी। 31 मार्च 2022 तक इसको इंप्लीमेंट करने की डेडलाइन थी, 22 तक, ठीक है ना, 22 तक, जिसे अब बढ़ाकर एक साल के लिए 31 मार्च 2023 तक के लिए कर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कैसेट क्या होता है, लॉकेबल कैसेट क्या होता है, ये सब आपको समझ में आ गया। कैसेट आपको पता ही होगा कि नोट से बड़ा नोट जिसमें भरे जाते हैं, रखे जाते हैं, वही बॉक्स होता है, उसी को हम लोग कैसेट बोलते हैं। लॉकेबल रहेगा, इसको बार बार खोलने की जरूरत नहीं है, सीधे गाड़ी है एटीएम में सीधे कैसेट, पुराना कैसेट निकाला, नया कैसेट डाल दिया, बात खत्म होती है। और आरबीआई ने ये भी बोला हुआ है कि 5-5 कैसेट्स के टोटल 3 सेट मेंटेन करने होंगे बैंक को, ये भी ध्यान रखो आप लोग, ठीक ना। 5-5 कैसेट्स के टोटल 3 सेट बैंक को मेंटेन करने होंगे। और आपको बताया था ना कि पर्टिकुलर एक कैसेट में एक ही प्रकार की नोट होगी, तो 5 प्रकार की करेंसीज होंगी, 5 प्रकार के नोटों को 5 कैसेट होंगे, मतलब कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से 5 प्रकार के नोटों का एक कैसेट्स होंगे, उसका एक सेट बनेगा। कुल मिलाकर टोटल 15 कैसेट रेडी करना होगा 3 सेट के लिए, ठीक है ना। आरबीआई ने ये बोला हुआ है कि 5-5 कैसेट्स के 3 सेट की आवश्यकता होगी, 3 सेट्स को मेंटेन करना होगा बैंकों को सभी एटीएम के लिए, जिसमें कि एक सेट जो होगा वो एटीएम के अंदर ही लगा होगा, एक सेट जो होगा वो ब्रांच में सेफली पैक वैक करके उसमें करेंसी वगैरह डालकर लॉकेबल कंडीशन में वो रखा होगा, और एक सेट हमेशा इमरजेंसी के लिए भी होगा, ठीक ना। एक तो बैंक के अंदर, एक तो एटीएम के अंदर रहेगा, एक कहीं आने जाने के लिए होगा, बैंक के ब्रांच में रहेगा, वो कहीं आने जाने के लिए हो जाएगा, और एक हमेशा इमरजेंसी के लिए रेडी रहेगा। तो टोटल 3 सेट 5-5 कैसेट के बैंकों को मेंटेन करना होगा, ऐसा आरबीआई ने बोला हुआ, ठीक। तो मैक्सिमम पॉसिबल इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोगों को बताई गई, और उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी। कैसेट क्या होता है, लॉकेबल कैसेट क्या होता है, कैसेट स्वैप क्या होता है, एक कैसेट में कितने प्रकार के नोट रखे जा सकते हैं, कब ये आरबीआई के द्वारा डायरेक्शन दिया गया, इसको कब कब बढ़ाया गया, 1 फेज वाइज करना है तो फर्स्ट फेज में कितना करना है, सारी चीज़ें जो आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी वो आप लोगों को यहाँ पर बताई गई। नेक्स्ट देखेंगे, in order to set up a 100 million USD partial guarantee program for microfinance institutions MFIs in India, HSBC India has recently partnered with which organization? भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का आंशिक गारंटी कार्यक्रम स्थापित करने के लिए HSBC इंडिया ने हाल ही में किस संगठन के साथ में भागीदारी की है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना।
ऑप्शन नंबर बी एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। HSBC इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी हाल ही में ये अमाउंट आप लोग याद रखना 100 मिलियन यूएसडी, ठीक ना, ये अमाउंट याद रखना 100 मिलियन यूएसडी के एक पार्शियल गारंटी प्रोग्राम के लिए पार्टनरशिप किया हुआ है, जिससे कि माइक्रो बारोवर्स को स्पेशली वुमेन ओन्ड माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स की मदद की जा सके, ठीक ना। HSBC इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक की ये फर्स्ट पार्टनरशिप है, ठीक ना। इससे क्या हो जाएगा कि MFIs की मदद की जाएगी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की मदद की जाएगी इसके माध्यम से। ये अमाउंट आप लोग याद रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ 100 मिलियन यूएसडी HSBC इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये तीन चीज़ें आप लोग याद रखना। इस क्वेश्चन में और ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एशियन डेवलपमेंट बैंक क्योंकि इसका आंसर होगा, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, मनीला फिलीपींस में, ठीक ना, मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। मत्सात्सुगु आसाकावा ये इसके क्या हो जाएंगे, MD एंड CEO हो जाएंगे, ठीक है ना। HSBC इंडिया, HSBC का फुल फॉर्म आप लोग रिकॉल कर लो, हालांकि तो पता ही होगा लेकिन ठीक है, कुछ ना कुछ मैं पूछता हुआ ही चलता हूँ, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर बता दो आप लोग, रिकॉल कर लो। इंटरनेशनल IMF का आप लोग हेडक्वार्टर मतलब रिकॉल कर लो इसी टाइम पर। AIIB, ठीक ना, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका भी हेडक्वार्टर आप लोग इसी टाइम पर रिकॉल करते हुए चलो। नेक्स्ट, व्हिच हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद NABARD इंडिया फॉर ए यूनिक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम फॉर वुमेन इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए एक अद्वितीय रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए हाल ही में किस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने NABARD इंडिया के साथ में भागीदारी की है, और इसका जो आंसर हो जाएगा PNB हाउसिंग फाइनेंस, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए PNB हाउसिंग फाइनेंस, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इस पार्टनरशिप के बाद में NABARD इंडिया रूरल इंडिया में लिवलीहुड और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को प्रमोट करेगा। PNB हाउसिंग की एक CSR यूनिट है, ठीक ना, PNB हाउसिंग की एक CSR यूनिट है जिसका नाम है पहल फाउंडेशन, ठीक ना। पहल फाउंडेशन जो है वो PNB हाउसिंग की एक CSR यूनिट है और वही जो है इसको स्पॉन्सर करेगी। CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या होता है तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लो कि जो कोई भी कंपनी होती है, चाहे जो भी हो, बैंक हो या दूसरी प्राइवेट कंपनी हो या दूसरी और भी जो हो, जिनका सालाना टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से ज़्यादा का होता है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है, ये इस चीज़ पे मुझे थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है, 2 करोड़ होता है कि नहीं होता, ये मुझे थोड़ा सा डाउटफुल है कि किसके लिए ये CSR एक्टिविटीज़ होती है। मैं अगले वीडियो में आप लोगों को पढ़ के बताऊंगा, ठीक है ना। तो उनके लिए क्या होता है कि उनके लिए ये होता है कि 2% प्रॉफिट का उनको जो है इन्वेस्ट करना होता है, मतलब कि जो भी उनका प्रॉफिट होगा उसका 2% जो है वो सामाजिक कार्यों के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। 2% जो होता है उनको सामाजिक कार्यों के लिए दिया जाता है, उसी को CSR बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा PNB हाउसिंग फाइनेंस हो जाएगा, ठीक है। उनके प्रॉफिट का, सालाना प्रॉफिट का 2% जो है वो सामाजिक कार्यों के लिए दिया जाता है, इसी को हम लोग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। अब कौन कौन सी कंपनीज इसके अंदर आते हैं, उनका टर्नओवर कितना होना चाहिए, ये मैं पहले पढ़ा हुआ था लेकिन अभी मुझे ये इस समय ना रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो याद नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग पढ़ के अगर रहेगा तो आपको मैं बता दूंगा कि क्या होता है ना, थोड़ा सा रिकॉल करना भी जरूरी है, कई बार चीज़ें भूल जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो रिकॉल करके मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू बारो हाउ मच अमाउंट ऑफ फंड्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 23 फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही में कितनी राशि उधार लेने का निर्णय किया है, ठीक है। चलो भैया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 8.45 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ये भी ऑनलाइन ही करेंगे, बस अमाउंट ही जान लो, बाकी इसमें बहुत पढ़ना ही है, अब तो सरकार की आदत हो गई है ना रिजर्व बैंक से लेने की। तो वित्त वर्ष 2023 की फर्स्ट हाफ में, पहली छमाही में, यानी कि अप्रैल से सितंबर के बीच में आरबीआई से भारत सरकार जो है वो 8.45 लाख करोड़ रुपए जो है वो भारत सरकार इसमें लेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू सेल नेशनल पेंशन स्कीम एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स व्हिच कंपनी हैज रिसेंटली गॉट ए लाइसेंस फ्रॉम PFRDA एंड IRDAI। राष्ट्रीय पेंशन योजना और बीमा उत्पादों को बेचने के लिए हाल ही में किस कंपनी को PFRDA और IRDAI से लाइसेंस मिला हुआ है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया, और इसका जो आंसर हो जाएगा फिनमैप, ऑप्शन नंबर सी। बस वन लाइनर हम लोग करेंगे, फिनमैप ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। कहीं पर कोई चीज़ छूटे ना, इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, बाकी ये सारे क्वेश्चन जो हैं वन लाइनर ही रहेंगे। नेक्स्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज केप्ट द इंटरेस्ट रेट ऑफ स्मॉल सेविंग स्कीम्स अनचेंज्ड फॉर द Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23। व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023 के Q1 के लिए, पहली तिमाही के लिए लघु बचत योजनाओं की ब्याज दर अपरिवर्तित रखी हुई है। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र योजना पर कितना ब्याज दर है, ये इसमें पूछा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा 6.8%, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए 6.8% इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में और हम लोग जान लेते हैं।
तो क्योंकि अनचेंज रखी हुई स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर जो भी इंटरेस्ट रेट है उसको उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, तो क्वेश्चन में सिर्फ नेशनल सेविंग स्कीम्स के बारे में ही पूछा गया है, तो यही इसका आंसर 6.8% हो जाएगा। लेकिन और भी कई सारी स्कीम्स हैं, उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं, ठीक है ना। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स की अगर हम लोग बात करेंगे, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की अगर हम लोग बात करेंगे तो इस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो कितने का है, 7.4% का है, और इसका मेच्योरिटी पीरियड अगर हम लोग बात करेंगे तो 5 ईयर्स, 5 साल में ये मेच्योर हो जाएगी। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस पे जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.1% का है, ये देखो, ठीक ना, 7.1% का है, और इसका मेच्योरिटी पीरियड मिनिमम ये जो है 15 ईयर्स का है, ठीक है ना, 15 साल का। किसान विकास पत्र की अगर हम लोग बात करते हैं, केवीपी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.9% का है, और इसका जो मेच्योरिटी पीरियड है 124 मंथ, ठीक ना, 124 मंथ, ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक ना, सुकन्या समृद्धि योजना की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस पर जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.6% का है, और इसका जो मेच्योरिटी पीरियड है 21 ईयर, ठीक ना, 21 साल, 21 ईयर्स जो है वो इसका मेच्योरिटी पीरियड हो जाएगा। और ये सब स्कीम्स जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2023 के Q1 के लिए ये इंटरेस्ट रेट अप्लीकेबल है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा 6.8%। क्वेश्चन में ये सारे इंटरेस्ट रेट भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए सारी चीज़ें आप लोगों को बता देगी, पीडीएफ में ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी। नेक्स्ट, एज ए पार्ट ऑफ फिनब्लू इनिशिएटिव टू प्रमोट innovation through financial technologies, which bank has recently signed a MOU with Software Technology Park of India STPI and AIC STPI Next? वित्तीय प्रौद्योगिकी के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने के लिए फिनब्लू पहल के एक हिस्से के रूप में किस बैंक ने हाल ही में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI और AIC STPI नेक्स्ट के तहत एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, और इसका जो आंसर हो जाएगा इंडियन ओवरसीज बैंक, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इंडियन ओवरसीज बैंक इसका आंसर हो जाएगा। फिनब्लू STPI का एक इनिशिएटिव है, ठीक ना, ये जो STPI है इसका एक इनिशिएटिव है फिनब्लू, ठीक है। इसके माध्यम से फिनेंशियल टेक्नोलॉजी के माध्यम से इनोवेशन को प्रमोट किया जाता है। इस इनिशिएटिव के माध्यम से फिनेंशियल टेक्नोलॉजी के माध्यम से इनोवेशन को प्रमोट किया जाता है, और ये जो STPI है यानी कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर काम करने वाला एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। और ये जो AIC STPI नेक्स्ट है, ये जो है ये STPI के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया एक नोडल एजेंसी है। मतलब कि जो STPI है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर काम करने वाला एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि AIC STPI नेक्स्ट जो है ये STPI, इस STPI के द्वारा इस्टेब्लिश्ड किया गया एक नोडल एजेंसी है। और इसी दोनों के साथ में अभी हाल ही में IOB यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक ने पार्टनरशिप किया हुआ है, ठीक है ना, जिससे कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के माध्यम से इनोवेशंस को प्रमोट किया जा सके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इंडियन ओवरसीज बैंक इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि इंडियन ओवरसीज बैंक इसका आंसर है इसलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। तो इसका हेडक्वार्टर जो हो जाएगा वो चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता, पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता ये इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। गुड पीपल टू ग्रो विद, गुड पीपल टू ग्रो विद ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी, ठीक है ना। इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में मैंने बता दिया। ऑप्शन में और जो भी बैंक दी गई इनके बारे में सारी चीज़ें आप लोग रिकॉल करते हुए चलो। हर क्वेश्चन में मैं कुछ ना कुछ बताऊंगा और कुछ ना कुछ आप लोगों से पूछूंगा, जिससे कि आप लोगों का पूरा ध्यान, पूरा अटेंशन बना रहे, आप लोग चीज़ों को रिवाइज करते रहें, चीज़ें आप लोगों को आसानी से याद होती रहें। नेक्स्ट, in order to strengthen the exchange of information, technical cooperation and supervisory collaboration, the International Financial Services Center Authority IFSCA has recently signed an MOU with which of the following regulator? सूचना के आदान प्रदान, तकनीकी सहयोग और पर्यवेक्षी सहयोग को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस नियामक के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, और इसका जो आंसर हो जाएगा IRDAI, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी IRDAI इसका आंसर हो जाएगा। वन लाइनर ही रहेगा, ठीक है ना। किसके किसके बीच में MOU साइन हुआ है, बस ये इतना हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। IFSCA और IRDAI के बीच में एक MOU साइन हुआ है। क्यों MOU साइन किया गया ये क्वेश्चन में ही बता दिया गया। सूचना के आदान प्रदान के लिए, टेक्निकल कोऑपरेशन के लिए, सुपरवाइजरी कोलैबोरेशन के लिए, ठीक है ना।
क्यों एमओयू साइन किया गया, ये क्वेश्चन में ही बता दिया गया किसके किसके बीच में एमओयू साइन किया गया, ये आप लोगों को याद करना होगा। और इन्हीं दोनों के बीच में ये सूचना का आदान प्रदान, टेक्निकल कोऑपरेशन, सुपरवाइजरी कोलैबोरेशन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी IRDA इसका आंसर होगा। ऑप्शन में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी रेगुलेटरी बॉडी दी गए हैं, इनके सबके हेडक्वार्टर और इनके सबके चेयरपर्सन का नाम आप लोग फटाफट कमेंट कर बता दो। अगर ऐप पर देख रहे हो तो आप लोग रिकॉल करो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो आप लोग इसके सबके नाम फटाफट कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली रिड्यूस्ड द वेज एंड मीन्स एडवांसेस WMA फॉर द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। व्हाट इज द रिड्यूस्ड अमाउंट? बढ़िया क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक ने हाल ही में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तरीके और समाधान अग्रिम को कम कर दिया गया है। कम की गई राशि क्या है? वेज एंड मीन एडवांसेस WMA, इसका ट्रांसलेशन ऐसे ही हुआ, तरीके और समाधान अग्रिम। ठीक है ना, तो जो भी होगा, हिंदी नहीं समझ में आया तो अंग्रेजी भी पढ़ लेना, इसका ट्रांसलेशन ऐसे ही हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 47,010 करोड़ रुपीज़, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, 47,010 करोड़ रुपीज़, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। और पहले यह अमाउंट कितना था? पहले यह अमाउंट जो था 51,560 करोड़ रुपीज़। ठीक है ना, पहले यह अमाउंट जो था 51,560 करोड़ रुपए का था, जिसे अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा घटाकर 47,010 करोड़ 47,010 करोड़ रुपीज़ कर दिया गया है। ठीक है ना, और ये जो यहाँ पर वेज एंड मीन एडवांसेज है, ये क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। जो हम WMA की बात कर रहे हैं, क्या है ये? जब तक WMA नहीं जानेंगे चीज़ें याद नहीं होंगी, अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, तो WMA जो होता है, ये RBI के द्वारा गवर्नमेंट को दिया गया एक टेम्प्रेरी एडवांस होता है। जब RBI किसी भी सरकार को, चाहे फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर यूनियन टेरिटरीज हो, उसको कुछ टेम्प्रेरी एडवांस देता है तो उसको हम लोग WMA बोलते हैं। ठीक है ना, 1 अप्रैल 2022 से ये रिड्यूस्ड लिमिट जो है वो, यानी कि 47,010 वाली ये जो लिमिट है 1 अप्रैल 2022 से इफेक्टिव हो जाएगी। 1 अप्रैल 2022 से ये इफेक्टिव हो जाएगी। और ये जो भी चेंजेस किए गए हैं, ये वेज एंड मीन एडवांसेस पर बनाई गई एडवाइजरी कमेटी के रिकमेंडेशन पर किए गए हैं। यानी कि ऐसा नहीं हुआ कि 51,560 करोड़ रुपए से इसको घटाकर 47,010 करोड़ रुपए कर दिया गया तो इसे सडन कर दिया गया, नहीं। इसके लिए RBI ने एक वेज एंड मीन्स एडवांसेस पर एक एडवाइजरी कमेटी बनाई हुई थी। उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया है, उसके बाद में इस अमाउंट को रिड्यूस किया गया। और जो कमेटी बनाई गई थी उसकी अध्यक्षता श्री सुधीर श्रीवास्तव जी ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, डाटा का खेल है ये, थोड़ा डीप में जाकर चीज़ें बताई जा रही हैं तो समझना आप लोग। जो वेज एंड मीन एडवांसेस पर कमेटी बनाई गई थी, उसके हेड, उसके अध्यक्षता, उसके चेयरपर्सन सुधीर कुमार श्रीवास्तव जी थे। श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव जी थे जिन्होंने ये रिकमेंड किया, उस कमेटी के हेड थे, उन्हीं की अध्यक्षता में वो कमेटी थी जिसने ये रिकमेंड किया कि वेज एंड मीन्स एडवांसेस को 51,560 करोड़ रुपए से घटाकर 47,010 करोड़ रुपए कर दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू प्रमोट इनोवेशन इन द सिक्योरिटीज मार्केट, सेबी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एन आइडियाथॉन बाय व्हिच नेम। प्रतिभूति बाजार में नवाचार यानी कि इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए सेबी ने हाल ही में किस नाम से एक आइडियाथॉन लॉन्च किया हुआ है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मंथन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, मंथन इज द राइट आंसर। मंथन आइडियाथॉन जो है ये 6 हफ्ते तक चलने वाला है, 6 वीक तक। ठीक ना, 6 हफ्ते तक ये आइडियाथॉन चलेगा। सेबी ने इसे BSC, NSC, CDSL, NSDL, KFinTech, CAMS और लिंक इन टाइम और MCX के साथ कोलैबोरेशन में लॉन्च किया हुआ है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें PDF में मिलेंगी, लेकिन जो लोग PDF नहीं परचेज करते हैं आप लोग इसको नोट डाउन करते हुए चलो। ठीक है ना, 30 मार्च 2022 से ये डेट आप लोग याद रखो। ठीक है, 30 मार्च 2022 से 14 मई 2022 तक। ठीक ना, 30 मार्च 2022 से लेकर 14 मई 2022 तक, 30 मार्च 2022 से लेकर 14 मई 2022, इस ड्यूरेशन में इसमें लोग रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे इस आइडियाथॉन के लिए। 16 साल से अधिक, 16+ ईयर्स। ठीक ना, 16 साल से अधिक कोई भी स्टूडेंट, स्टार्टअप फाउंडर, प्रोफेशनल, एकेडमिशियन और या ये लोग जो है ना इसमें पार्टिसिपेट करके अपने आइडियाज़ दे सकेंगे। ठीक ना, ये जो आइडियाथॉन है 16 साल से अधिक कोई भी स्टूडेंट, स्टार्टअप फाउंडर, प्रोफेशनल या फिर एकेडमिशियन जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे, इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे इस ड्यूरेशन में, 30 मार्च 2022 से लेकर 14 मई 2022 तक। और इसके बाद ये लोग जो है इसमें अपने आइडियाज़ को दे सकेंगे। ठीक ना, इन्वेस्टर एजुकेशन, प्रोटेक्शन एंड ईज ऑफ इन्वेस्टिंग, सिक्योरिटीज़, मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट रेगुलेशन, इन सब पर अपने आइडियाज़ देना है सेबी को। ठीक है ना, तो इन सब पर आइडियाज़ देने होंगे सेबी को। उसके बाद में सेबी जो है वो विनर्स का अनाउंसमेंट करेगा। ठीक है ना, विजेता का घोषणा मतलब की जाएगी। और टॉप 10 विनर्स को, ठीक ना, टॉप 10 विनर्स को 5 लाख रुपए, कितने का? 5 लाख रुपए। टॉप 10 विनर्स को
5 लाख रुपए तक का प्राइज मनी दिया जाएगा सेबी के द्वारा, ठीक ना। कितने का? 5 लाख रुपए तक का, ठीक ना। पहले 10 विजेताओं को, टॉप 10 विनर्स को 5 लाख रुपीज़ का प्राइज मनी सेबी के द्वारा दिया जाएगा। क्योंकि सेबी का इसमें जिक्र हुआ है, तो सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। और माधवीपुरी बच जो है ये सेबी की चेयरपर्सन हो जाएंगी। माधवीपुरी बच सेबी के चेयरपर्सन के रूप में किसको रिप्लेस किया हुआ है, ये कमेंट कर कर आप लोग आंसर बताओ इसका। अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो कमेंट करो, ऐप पर देख रहे हो तो अपने मन में रिकॉर्ड करो आप लोग इसको, ठीक है। ये पता होना चाहिए, अल्टीमेटली चीज़ें पता होनी चाहिए कि माधवीपुरी बच ने किसको रिप्लेस कर कर सेबी का चेयरमैन इन्हें बनाया गया है। और माधवीपुरी बच जो है वो पहली महिला चेयरपर्सन है सेबी की, पहली नॉन IAS चेयरपर्सन है सेबी की, ठीक है ना। पहली नॉन गवर्नमेंट पर्सन है जो कि गवर्नमेंट थी, इससे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं थी, जो जिन्हें इसका चेयरपर्सन बनाया गया ना। ये क्वेश्चन कई तरीके से इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए मंथन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ग्रेन बैंक लॉयल्टी कार्ड फॉर फार्मर्स। हाल ही में किस कंपनी ने किसानों के लिए ग्रेन बैंक लॉयल्टी कार्ड लॉन्च किया हुआ है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ ऑनलाइनर रहेगा, ठीक ना। इरगोस बिजनेस सोल्यूशन, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर रहेगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। वन लाइनर पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे, बिल्कुल भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन कहीं पर कोई चीज़ें छूट ना जाए बस इसलिए चुप पढ़ रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम लोग टाइम भी अपना नहीं खराब करेंगे। नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ रिसेंटली बीन एडजस्ड एज द बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक इन सेल्फ हेल्प ग्रुप लिंकेज बाई दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, NRLM, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस बैंक को स्वयं सहायता समूह लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक घोषित किया गया है? बढ़िया क्वेश्चन है। और इसका जो आंसर हो जाएगा HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी HDFC बैंक इसका आंसर हो जाएगा। विज्ञान भवन नई दिल्ली में एक इवेंट आयोजित किया गया था, उस इवेंट के दौरान HDFC बैंक को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। HDFC बैंक एकमात्र प्राइवेट सेक्टर का बैंक है जिसे ये अवार्ड मिला हुआ है, ठीक ना। और ये जो NRLM है, यानी कि नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, ये जो NRLM है, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, ये जो है जून 2011, ठीक ना, ये जो है 2011, ठीक ना। अरे 11 क्या लिख रहा हूँ मैं, जून 2011 में जो है इसे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी HDFC बैंक इसका आंसर होगा। ऑप्शन में जितने भी बैंकें दी गई सबका हेडक्वार्टर, MD एंड CEO, टैगलाइन आप लोग रिकॉल करते हुए यहीं पर चलो। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का। हाउ मच स्टेक हैज रिसेंटली बीन सोल्ड बाय द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इन इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड IFLIC टू बैंक ऑफ बड़ौदा इन ₹766.29 करोड़? बढ़िया क्वेश्चन है। हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में बैंक ऑफ बड़ौदा को 766.29 करोड़ रुपए में कितनी हिस्सेदारी बेची है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 21%, ऑप्शन नंबर बी। 21%, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 21%, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की। तो ये जो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, ये एक ज्वाइंट वेंचर है बैंक ऑफ बड़ौदा का, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक ना, कार्मेल पॉइंट का, ठीक। और इसमें जो है UBI यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी 30% तक की थी, ठीक ना। क्योंकि UBI ने आंध्र बैंक का एक्विजिशन कर लिया हुआ था, तो आंध्रा बैंक का एक्विजिशन के बाद में इसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी 30% की थी, ठीक ना। लेकिन अब वो जो है अपनी 21% हिस्सेदारी, ठीक ना, अब अपनी 21% की यानी कि 30% की पहले हिस्सेदारी थी, जिसमें से कि 21% की हिस्सेदारी 766.29 करोड़ रुपए, 766.29 करोड़ रुपीज़ में बैंक ऑफ बड़ौदा को ये बेच दे रही है, ठीक ना। तो इसको बेच देने के बाद में UBI की हिस्सेदारी इसमें केवल और केवल 9% की बचेगी, जो कि पहले 30% की थी। 21% जो है BOB को बेच दे रही है, तो BOB को बेच देने के बाद में इसमें इसकी हिस्सेदारी 9% की बच जाएगी और BOB की हिस्सेदारी बढ़कर 65% हो जाएगी। BOB की पहले जो भी हिस्सेदारी थी वो 21% की हिस्सेदारी और ले लेने के बाद में 65% की हिस्सेदारी BOB की हो जाएगी इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में। और ये जो 21% की हिस्सेदारी है कितने में बेची गई है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा? तो 766.29 करोड़ रुपीज़ में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा को इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में अपनी 21% की हिस्सेदारी बेच दी गई है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी, क्योंकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जिक्र क्वेश्चन में हुआ है, तो इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर होगा। राजकिरण राय जी ये इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। गुड पीपल टू बैंक विद ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर वाइंड अप करेंगे। आज हम लोगों ने 1 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को डिस्कस किया। अपने अगली वीडियो में हम लोग इससे आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। और ऐप अभी अंडर मेंटेनेंस में चल रहा है। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया, तो 2-3 दिन का आप लोग थोड़ा सा और कॉपरेट कर लीजिए। थर्सडे से चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी, तब आप लोग कोर्स भी परचेज कर पाएंगे। जो लोग कोर्स ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं उनको एक्सेस भी मिलेगा, कहीं पर कुछ भी नहीं छूटेगा। जो कुछ भी पेंडिंग है सब कुछ आप लोगों को ऐप पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।